नमस्कार। आओ इस व्याख्यान में क्लास 11th जियोग्राफी प्रैक्टिकल वर्क इन जियोग्राफी, इसके चैप्टर 3 लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम, अक्षांश, देशांतर और समय, इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं। देखो, हमारी जो अर्थ है ये लगभग गोलाकार है, 100% गोल नहीं है पूरी तरह से। ये इक्वेटर के आसपास उभरी हुई है और पोल के पास थोड़ी सी चपटी है। इक्वेटर के पास उभरी हुई क्यों है? क्योंकि वहाँ पर इसका जो रोटेशन की स्पीड है वो ज़्यादा है और जो पोल है उसके पास स्पीड रोटेशन की कम है। और वहाँ इक्वेटर के पास जो अपकेंद्रीय बल है तो वो अधिक लगता है और ध्रुवों के पास मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है। तो इन कारण से इसका जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से सर्कल न होकर एक प्रकार से गोलाभ हम इसको कहेंगे, जियोइड इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी इसका जो रूप है वो जियोइड है। और इस पर जो दूरी है उसको नापने के लिए हम कुछ जियोलॉजिकल पॉइंट्स का यूज करते हैं, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली कुछ रेखाएं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो किसी स्थान पर सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश की। तो किसी स्थान पर भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं, उससे उत्तर और दक्षिण दिशा में पृथ्वी के केंद्र पर जो कोणात्मक दूरी बनती है, पृथ्वी के केंद्र पर, मान लो ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर इस केंद्र पर इसका जो कोण बनेगा, ये जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये इसका कोणात्मक दूरी कहलाएगी। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस कहलाएगी अक्षांश, लैटिट्यूड। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर ये है तो मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री हो गया। अगर मान लेते हैं इसका 50% कर दिया तो ये यहाँ पर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पर है तो ये 15 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये 0 डिग्री है। तो ऐसे आप जाते जाएंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इधर 45 डिग्री। ठीक, तो अभी तो मैं आपको रफ दिखा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ 90 डिग्री, और ये चूंकि इक्वेटर से नॉर्थ में है तो इसलिए इन सब के पीछे नॉर्थ लगाएंगे। ठीक है, और अगर इक्वेटर से साउथ में होगा, मान लो यहाँ पर 15 डिग्री है, यहाँ पर मान लेते हैं 30 डिग्री है। ओके, तो ये सब साउथ कहलाएंगे। बिल्कुल सामने चले जाओगे तो यहाँ पर 90 डिग्री साउथ। ठीक है, तो सीधी बात ये है कि इक्वेटर से जो कोणात्मक दूरी है, इक्वेटर से इसकी मानी जाती है कोणात्मक दूरी भूमध्य रेखा से दोनों ओर, पृथ्वी के केंद्र पर जो दूरी हमारी बनती है उसको हम अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश रेखाओं को भी और देशांतर रेखाओं को भी हम अंश या डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये जो भी हैं ये सब डिग्री होंगी। ओके, और इसका सिंबल ये डिग्री का निशान रहेगा। इस कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित हम इससे करते हैं, प्रत्येक डिग्री को हम 60 मिनट में डिवाइड करते हैं, प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट, और प्रत्येक मिनट को सेकंड में 60 सेकंड में डिवाइड किया जाता है। और एक जो सेकंड है वो लगभग 30.7 मीटर दूरी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बताएं, जैसे भारत की जो लैटिट्यूडिनल लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो यानी 8 तो डिग्री कंप्लीट हैं और 4 मिनट हैं। ओके, तो ये जो सिंबल होता है ये मिनट का होता है। ठीक, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक डिग्री को
60 मिनटों में, और प्रत्येक 60 मिनट को सेकंड में डिवाइड किया जाता है। जैसे आपने वॉच को देखा होगा, इसमें भी सुई जो वो 360 डिग्री रोटेट करती है। तो प्रत्येक उसमें 60 मिनट और फिर 60 डिग्री। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से। तो ये जैसे हमारा अर्थ है और इसकी इस सेंटर पर, तो यहाँ ये इक्वेटर है, तो इससे जो दूरी बनती है, ये जो दूरी है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बन जाएगी। यहाँ पर मान लेते हैं 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, इधर 60 डिग्री, यूँ 70 और फिर 80, ठीक है। तो ऐसे करते करते जो हमारा कोण बनेगा इक्वेटर पर, तो उसको हम अक्षांश के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी आप दूसरे डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें आप बेहतर समझ पाएंगे कि मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेटर है और यहाँ से इधर इसकी 90 डिग्री, और ये ऐसे इसलिए दिखाया गया क्योंकि हमारी अर्थ वास्तव में अपनी एक्सिस पर 23 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री झुकी हुई है और फिर ये रोटेट करती है, ठीक। तो दोनों ही गोलार्ध के अंदर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एक करके सीखते हैं कि जो अक्षांश होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो अक्षांश है, इनमें से सबसे मोस्ट कॉमन जो अक्षांश है, जिसको हम जो इक्वेटर अक्षांश होते हैं, इनको पैरेलल भी बोला जाता है। तो मोस्ट कॉमन जो अक्षांश है वो इक्वेटर है। इसको विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहा जाता है। इसकी डिग्री है 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ये एक काल्पनिक रेखा होती है जो हम मानचित्र पर या एक पृथ्वी का जो हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो उसके तो ये है 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये सबसे बड़ा सर्कल होता है, सबसे बड़ा सर्कल, इसीलिए इसको ग्रेट सर्कल या वृत्त भी कहा जाता है, वृत्त, ठीक है, इसको वृत्त भी कहा जाता है। और ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देगा। इधर वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाएगा, और इधर वाला जो हिस्सा है ये साउथ हेमिस्फीयर कहलाएगा। इससे इधर आप जितनी भी डिग्रियां देखेंगे वो सब के पीछे नॉर्थ आप शब्द यूज करेंगे, और इधर जितनी भी डिग्रियां होंगी तो उनको आप साउथ में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये एक नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाएगा, एक साउथ हेमिस्फीयर है, ठीक है। और अगर वर्ल्ड मानचित्र पर आप देखें तो ये वाली जो लाइन है जो भारत वर्ल्ड के बीचों बीच से 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर, विषुवत वृत्त, ओके। और कभी कभी जनरल नॉलेज में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इक्वेटर लाइन किन किन कॉन्टिनेंट से गुजरती है, तो ये गुजरती है यहाँ साउथ अफ्रीका अमेरिका से, इधर अफ्रीका से, और इधर एशिया के इंडोनेशिया से, ठीक है, इंडोनेशिया, यहाँ ये आपका जावा, बोर्निया, ये जावा, सुमात्रा और बोर्निया, इनसे गुजरती, यहाँ कांगो से जाती, यहाँ अमेजन फॉरेस्ट से जाती, ब्राज़ील से। और इक्वेटर पर क्या होता है कि इक्वेटर को हम काम जोन भी कहते हैं। क्लाइमेट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हवाएं बिल्कुल नहीं चलती है, ओरोग्राफिकल रेनफॉल यहाँ पर होती है, सब वैनीय बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इक्वेटर से उत्तर की ओर जाएंगे तो इनको कहेंगे नॉर्थ अक्षांश, साउथ की ओर जाएंगे तो इनको कहेंगे साउथ अक्षांश, ठीक है। इक्वेटर से नॉर्थ की ओर नॉर्थ अक्षांश, साउथ की ओर साउथ अक्षांश, ये कहेंगे, ओके। और इनके पीछे या तो आप उत्तर लगाओगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री है, ओके, या तो आप 90 डिग्री उत्तर लिखेंगे, ओके, या आप लिखेंगे 90 डिग्री नॉर्थ, या आप लिखेंगे 90 डिग्री उत्तर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। या आप इसके पीछे 90 डिग्री नॉर्थ ऐसे कंप्लीट लिख सकते हैं। नॉर्मली जो यूज होता है वो ये यूज किया जाता है, तो एन लिखोगे। इसी प्रकार से साउथ वालों में साउथ या दक्षिण या साउथ या द लिखोगे, ओके।
और इसी प्रकार से जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की ओर जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। इनको उच्च अक्षांश बोलते हैं। जितना नॉर्थ की ओर जाओगे तो उच्च अक्षांश, जितना इक्वेटर के आसपास रहेंगे उनको निम्न अक्षांश कहेंगे, लो लैटिट्यूड, और जो बीच के रह जाएंगे उनको मध्य अक्षांश या मिड लैटिट्यूड कहेंगे। इधर वाले सारे हाई, इधर वाले मध्य और इधर वाले लो लैटिट्यूड कहलाएंगे। ये आप देख लीजिए यहाँ पर भी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये वाले जो ना, ये लो लैटिट्यूड हैं, ये वाले मिड लैटिट्यूड हैं और ये वाले हाई लैटिट्यूड हैं। ओके, तो ये कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि हम बात करें डिग्रियों में, तो जो नॉर्थ पोल है इसकी डिग्री रहती है 90 डिग्री, यहाँ पर है। ओके, 90 डिग्री, और साउथ में 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल। और इन दोनों को यदि मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा हम खींच दें, ठीक है, इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा खींच दे तो वो कहलाएगी देशांतर। ओके, और यदि इधर वाली 0 डिग्री की जो लैटिट्यूड है इनको मिलाते हुए लाइन खींच दें तो ये कहलाएगी इक्वेटर। ओके, और इन काल्पनिक रेखाओं को देखो, एक होता है अक्षांश और एक होता है अक्षांश रेखा। अक्षांश का मतलब होता है भूमध्य पृथ्वी के केंद्र पर किसी स्थान की विषुवत वृत्त से नॉर्थ में या साउथ में एंगुलर डिस्टेंस, वो है उसका लैटिट्यूड। और यदि उन एंगुलर डिस्टेंस जो सेम एंगुलर डिस्टेंस है उनको मिलाते हुए हम एक लाइन खींच दें तो उनको बोलेंगे लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, अक्षांश रेखाएं। ओके, इनको अक्षांश वृत्त भी कहते हैं, इनको अक्षांश समानांतर या पैरेलल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। ये होती तो हैं ईस्ट टू वेस्ट, आप देख रहे हैं ना, ये सारी लाइन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन ये डिस्टेंस वास्तव में दिखाती हैं नॉर्थ एंड साउथ की ओर। इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ की ओर दिखाती हैं कि वो कितनी दूर है इक्वेटर से। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं डायग्राम से। ओके, तो यदि हम पोल की तरफ से देखें तो ये है ऐसे सर्कल। यदि हम पोल को सेंटर बिंदु मान के अगर इनका देखें तो ये आप देख रहे हैं, ये जो सर्कल है ये 75 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है 60 डिग्री। ठीक है, इनके बीच में जैसे आर्कटिक सर्कल की आप बात करते हैं तो ये वाला जो रेंज है ये आर्कटिक सर्कल है, और ये वाली जो रेखा है ये आप देख रहे हैं तो ये 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री, तो ये इसको इसलिए तो वृत्तवर्त कहा जाता है क्योंकि ये, अब आप देखिए इन सर्कल में से ये सबसे बड़ा सर्कल है, इसीलिए इसको वृत्तवर्त कहा जाता है। तो आप ये वाला पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ से ये वाला व्यू है, ये वाला व्यू देख रहे हो आप टॉप से। ठीक है, तो इसलिए इसको वृत्तवर्त कहा जाता है। ओके, 0 डिग्री की लंबाई की यदि बात करें, ये वृत्तवर्त जो है इसकी लंबाई 39,998.85 किलोमीटर, 39,998 किलोमीटर होती है इसका पूरा सर्किल, यानी पूरी लंबाई। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि हमारी पृथ्वी इक्वेटर पर लगभग 40,000 किलोमीटर का सर्कल है, और ये सबसे बड़ा वृत्त है तो इसलिए वृत्तवर्त कहते हैं, ग्रेट सर्कल कहते हैं। इससे जब हम नॉर्थ की ओर जाएंगे या साउथ की ओर जाएंगे तो यदि हम 60 डिग्री पर, इस डिग्री पर बात करें और यहाँ से एक सर्कल लगाएं, यानी ये वाला जो सर्कल है इस बाहर वाले सर्कल की बजाय ये होगी हमारी इक्वेटर। ठीक है, इस इक्वेटर लाइन की तुलना में इसकी लंबाई होगी लगभग मोटे तौर पर 40,000 किलोमीटर। तो इस 60 डिग्री पर ये दूरी जो है लगभग 20,000 किलोमीटर के आसपास रहेगी। ठीक है, 19,999.42 ये रह जाती है। और यदि हम 75 डिग्री पे बात करें यहाँ पर, इस 75 डिग्री पर, तो ये दूरी जो है केवल इस इक्वेटर की 1/4 रह जाएगी, यानी 10,351 किलोमीटर के आसपास ये दूरी रह जाती है। यानी ये सर्कल इतने ही लगातार छोटे होते चले जाते हैं। और यदि हम इस 90 डिग्री पर बात करें तो ये जो दूरी होगी ये मात्र एक जीरो होगी, यानी पॉइंट होगा बस,
केवल एक बिंदु होता है। ओके, अब बात करते हैं कि जो इक्वेटर लाइन है, यदि हम इनको देखें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि इक्वेटर लाइन कितनी होती हैं। ठीक है, अक्षांश समानांतर, देखो अक्षांश समानांतर लाइन ऑफ लैटिट्यूड की बात कर रहा है। ठीक है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखो यदि अक्षांश की बात करें तो 0 डिग्री और इधर 90 डिग्री और इधर 90 डिग्री, 90 और 90, 90 प्लस 90 तो 180 डिग्री अक्षांश होते हैं। ओके, 180 डिग्री। और यदि हम लाइन ऑफ पैरेलल की बात करें, यदि एक एक डिग्री के अंतराल पर हम दोनों तरफ लाइन खींच दें, इधर इधर ऐसे हम लाइन खींचते चले जाएं, ठीक है, लास्ट तक, और इधर भी लाइन खींच दें, तो दोनों तरफ इक्वेटर से इधर नॉर्थ की ओर 89 होगी और इधर भी साउथ की ओर, ये तो हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, इधर भी 89 होगी। अब 89 प्लस 89 कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है, 178 लाइन हो गई है। अब आपने क्या करना है, 90 डिग्री इसमें नहीं जोड़ोगे क्योंकि वो एक पॉइंट है, साउथ वाला भी नहीं जोड़ोगे, और ये आप जोड़ लेंगे 0 डिग्री वाली, तो कितनी हो जाएगी 179। इसको दूसरे तरीके से कहूँ तो आप ऐसे कर सकते हैं, 90 डिग्री इधर की, 90 डिग्री इधर की, 90 और 90 80 हो गए, एक इसमें 0 डिग्री की लाइन भी जोड़ लीजिए तो इसमें एक प्लस हो जाएगा, कितनी होगी 181 हो गई। अब इसमें से माइनस करिए 2, एक 90 डिग्री वो एक पॉइंट है, एक 90 डिग्री साउथ वो एक पॉइंट है, तो वही आंसर आ जाएगा आपका 179। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो जो समानांतर हैं लाइन ऑफ लैटिट्यूड है ये 179 है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर लैटिट्यूड पूछे तो आप बताओगे 90 प्लस 90 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, और 0 डिग्री जो है वो एक बेस लाइन होती है, 0 डिग्री बेस है। ठीक है, तो 90 इधर 90 इधर, लैटिट्यूड तो हो गए। अगर खाली लैटिट्यूड की बात करें तो 180 है, और लैटिट्यूड लाइन की बात करें तो वो है 179। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि 179 कैसे हुई, कि इधर 89 इधर है, 89 इधर है। ठीक है, तो ये हो गई, और एक 0 डिग्री की आप इसमें ऐड करोगे क्योंकि 0 डिग्री की भी जो है वो एक लैटिट्यूड लाइन है जिसको हम ग्रेट सर्कल कहते हैं। धरातल पर यदि हम बात करें कि एक 0 डिग्री से यदि 1 डिग्री के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ज़मीन पर, ये कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस होती है लगभग 111 किलोमीटर, राउंड फिगर में 111 किलोमीटर, एग्जैक्टली होती है 110.6 किलोमीटर। अगर मील्स में बात करें तो 69 माइल्स दूरी होती है। ठीक है, क्योंकि एक मील जो होता ना, एक मील है 1600 मीटर होता है, 16 मीटर यानी 1 किलोमीटर 100 मीटर। ठीक, तो आप इसको ऐसे कहेंगे 1.6, ठीक है, 1 किलोमीटर हो जाएगा और 600 मीटर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से वो 69 मील्स आते हैं। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे थोड़ी सी ये डिस्टेंस प्लस हो जाती है। ठीक है, वहां पर ये 111.7 किलोमीटर होती है, और जो दो, एक लाइन मान लो ये है और एक लाइन ये है, इनके बीच की ये जो दूरी है इसको हम जोन कहेंगे। ठीक है, इसको जोन कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि जहां 0 डिग्री इक्वेटर और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये दोनों मिल जाएंगे, यानी इक्वेटर लाइन और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली प्राइम मेरिडियन लाइन है, इनको यदि मिला दें तो वो स्थान ये वाला है समुद्र में। ठीक है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है।
तो ये स्थान है, ये वाला कंट्री जो ना घाना, अफ्रीका का सबसे नजदीकी देश इसके पास है घाना, जो यहाँ से लगभग 614 किलोमीटर दूर है। ओके, और यदि टापू की बात करें तो यहाँ पर एक टापू है जिसे आइलैट बोलते हैं, वो इसके ऑफ शोर यानी समुद्र के किनारे पर यहाँ पर उसकी बीच की दूरी लगभग थोड़ी सी और कम हो जाएगी, वो 570 किलोमीटर के आसपास है। तो ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये स्थान कहाँ पर है। और इस वाले स्थान को नल आइलैंड कहा जाता है। नल मीन्स शून्य। ये एक वास्तव में आप देखेंगे ना समुद्र में ये वाला स्थान है, इसको नल आइलैंड बोलते हैं। ये घाना हो गया, इधर दोनों, इधर एक लाइन ये आ गई और एक लाइन इधर से आ गई, दोनों लाइन यहाँ पर मिल जाती हैं, जिसके स्थान पर जियोग्राफिकल एक टूल लगाया गया है, जिसकी मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ से जब भी कैलकुलेशन करते हैं, जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है या जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, तो उनकी मेजरमेंट करने के लिए हम इस 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इनको मिलाने वाली रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर, इन दोनों की लाइन जहां एक दूसरे को क्रॉस करती है वहां पर अटलांटिक ओशन है ये, इसमें इसको यूज किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की जो कंप्यूटर की मैपिंग की जाती है या डेटाबेस तैयार किया जाता है उसके लिए इसको यूज करते हैं। इसको नल आइलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वास्तव में शुरू में एक जोक किया गया था, मजाक था, मजाक में ही इस स्थान का नाम नल आइलैंड, नल मीन्स यहाँ पर 0, ठीक है, और ये आजकल एक यूजफुल मीनिंग हो गया है। ठीक है, ये समुद्र में आप देख सकते हैं, ऐसा हमने वहां पर एक टूल इस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट आता है कि जो इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं वे कौन सी हैं, ये आपके लिए समझना इम्पोर्टेंट रहेगा। नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो आप ये देख रहे हैं, रेड कलर में दिखाई गई है, जो है इक्वेटर लाइन यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो सबसे बड़ा सर्किल है, जो लगभग 40,000 किलोमीटर का सर्कल है। इसके बाद यदि बात करें तो मोटे तौर पर मैं एक बार मैप पे ही दिखा देता हूं। यहाँ पर एक लाइन है 23.5 डिग्री की लाइन, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इसको बोलते हैं हिंदी भाषा में कर्क रेखा, ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी प्रकार से साउथ हेमिस्फीयर में वहाँ पर इसको बोलेंगे मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है। वैसे तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जो मोस्ट कॉमन यूज की जाती है वो इक्वेटर है। फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो दोनों ही गोलार्धों में 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ है। फिर उसके बाद 66 डिग्री एंड हाफ, 66 डिग्री एंड हाफ, या तो आप ऐसे लिखिए नॉर्थ, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ इसमें दिखाई नहीं दे रहा तो 66 डिग्री 30 मिनट साउथ आप इसको कहेंगे। जो नॉर्थ में है इसको हम कहेंगे आर्कटिक सर्कल, और साउथ वाले को कहते हैं अंटार्कटिका सर्कल। और फिर एक इम्पोर्टेंट लाइन पॉइंट है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। तो ये इम्पोर्टेंट जो हैं रहेंगे, ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो इक्वेटर, कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देखो ये वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और ये वाली रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये कर्क रेखा है और ये वाली रेखा है मकर रेखा। इनके बीच का ये वाला जो जोन बच गया, इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल भाषा में हॉट जोन। हॉट जोन मीन्स यहाँ पर सूर्य की किरणें ऑलमोस्ट ऑल ओवर द ईयर 90 डिग्री एंगल पर गिरती हैं, वर्टिकली गिरती हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है। इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध, उष्ण मीन्स हॉट, इसलिए इसको टॉरिड जोन भी कहते हैं, टॉरिड जोन। इसको ट्रॉपिकल्स भी कहा जाता है,
ट्रॉपिकल्स, ठीक है। और ये लो लैटिट्यूड होते हैं क्योंकि 0 डिग्री से लेके और 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, दोनों तरफ 23 डिग्री एंड हाफ यहाँ तक ये रहता है, इसलिए इसको निम्न अक्षांश भी कहते हैं। और इस वाले एरिया में कभी भी विंटर सीजन नहीं आता, देयर इज नो विंटर सीजन, ठीक है, विंटर सीजन नहीं आता, इसीलिए इसको शीत विहीन कटिबंध भी कहते हैं, नो विंटर जोन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है वो सरप्लस रहती है, जरूरत से ज़्यादा धूप यहाँ पर मिलती है। देन बात आती है कि जो दूसरा जोन है वो ये है, दूसरे जोन की अगर बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ से लेके और यहाँ पर इस वाले एरिया को, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच, अंटार्कटिका सर्कल के बीच, और एक इधर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा और ट्रॉपिक ऑफ ये अंटार्कटिका सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच का ये वाला जो जोन बच गया, ये ऐसा होता है कि एक बार इसमें समर सीजन आएगा, एक बार समर आएगी, ठीक है, और एक बार जब यहाँ समर होगी तो यहाँ अपोजिट में साउथ हेमिस्फीयर में विंटर होगी, ओके। और जब यहाँ पर विंटर आ जाएगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो यहाँ पर समर होगी, ओके। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर समर होगी आपकी मान के चलिए अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, ये रहेंगे, इसमें ये वाला सीजन विंटर का रहेगा। इधर हमारे पास विंटर आएगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है, इसमें जून के आसपास जो है ये सीजन अपोजिट होता है, यानी जब हमारी विंटर होगी तो इसमें ये समर होगी, तो इस प्रकार से। और इसमें एक बार गर्मी और एक बार सर्दी पड़ती है, इसलिए इसको शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश भाषा में बोल देंगे टेम्परेट जोन, टेम्परेट। और ये मध्यम अक्षांश होते हैं, मिड लैटिट्यूड होते हैं, इसमें समर सीजन में बारिश होती है, विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पर रहती है। फिर बात आता है जो तीसरा हमारा जोन है वो है दोनों ही गोलार्धों में, इधर आर्कटिक सर्कल से लेके 90 डिग्री यानी नॉर्थ पोल तक, ठीक है, नॉर्थ पोल तक ये वाला जो जोन है। और इसी प्रकार से यहाँ अंटार्कटिका सर्कल 66.5 डिग्री 66 डिग्री 30 मिनट साउथ कहिए या 66.5 कहिए, और यहाँ पर जो 90 डिग्री साउथ है, इनके बीच का ये वाला जो जोन है, यहाँ पर कभी भी गर्मी नहीं आती, यहाँ पर कोई भी गर्मी का सीजन नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पर इसको कहते हैं फ्रीज्ड जोन। फ्रीज यानी हमेशा यहाँ पर बर्फ गिरी रहती है, जमा हुआ है क्षेत्र, तो इसको कहते हैं शीत कटिबंध। इसको उच्च अक्षांश का एरिया भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो लैटिट्यूड की डिग्रियां हैं वो हाई होती हैं, उच्च होती हैं, ठीक है, 66.5 से लेके 90 डिग्री तक, ओके। तो यहाँ पर बर्फ गिरी रहती है। ये 3 प्रमुख कटिबंध है। अब बात आती है कि जो लैटिट्यूड है इनका इम्पोर्टेंस क्या है। लैटिट्यूड का इम्पोर्टेंस नंबर 1 होता है एस्ट्रोनॉमी के लिए। एस्ट्रोनॉमी जो हमारा अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान है या नेविगेशन है, उसका इम्पोर्टेंस होता है। इसी प्रकार से नेविगेशन के अंदर जो दूरी है वो लैटिट्यूड के माध्यम से ही नापी जाती है, वो बेसिक टूल होता है। इसी प्रकार से किसी भी स्थान पर, जैसे आजकल आप गूगल मैप देखते हैं, ठीक है, गूगल मैप, तो वो भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इनके माध्यम से ही हमारे को मैप की कोऑर्डिनेशन दिखाता है। इसी प्रकार से इसके द्वारा एक और इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा कि जो हमारा कोई भी स्थान है वो इक्वेटर से जितना नॉर्थ में होगा या इक्वेटर से जितना साउथ में होगा, वहाँ पर दिनों की लंबाई में, दिन और रात की लंबाई में अंतर आएगा। और यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन कब होता है, साउथ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब ट्रॉपिक ऑफ ये आपका कैंसर है, इस पे 23.5 डिग्री
नॉर्थ पर सूर्य जब सीधा चमकेगा तो वो तारीख होगी जून की 21 तारीख। इस दिन यहाँ पर जो डे होगा वो 14 घंटे का होगा, नाइट जो है वो 10 घंटे की होगी लगभग। ये 13 पॉइंट कुछ है, ठीक है, तो ऐसा ही है। और यदि हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें 23.5 डिग्री साउथ की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है दिसंबर की 22 तारीख, ठीक है, दिसंबर 22। और वहाँ पर उस दिन होता है 14 घंटे का और रात होती है 10 घंटे की, मोटे तौर पर एवरेजली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसी प्रकार से आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से देश में जो क्रिसमस फेस्टिवल है जो 25 दिसंबर को आता है वो समर सीजन में आता है। अब समर में जब विंटर सीजन आएगा हमारे यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इंडिया की पोजीशन लगभग ये है, ठीक है। तो जब इंडिया में विंटर सीजन आएगा तो साउथ हेमिस्फीयर में यहाँ पर समर सीजन होगा। तो समर सीजन वहाँ पर तो दिसंबर 25 की बात कर रहा है, तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में समर सीजन में ये रहेगा। तो ये लैटिट्यूड से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था लैटिट्यूड से रिलेटेड हिस्सा। अब हम पढ़ेंगे आगे देशांतर से संबंधित, ठीक है। देन आता है देशांतर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन है जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है, इसको लॉन्जिट्यूड, ठीक है, या इसको यामयोत्तर, इसको प्रधान यामयोत्तर भी कहते हैं। ये वाली जो लाइन है इसको हम प्रधान यामयोत्तर या प्रमुख देशांतर कहेंगे, ठीक है। अब इससे एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में, इधर सारे ईस्ट होंगे, इधर सारे वेस्ट होंगे, इन दोनों दिशाओं में जो कोणात्मक दूरी होगी वो कहलाएगी देशांतर, लॉन्जिट्यूड, ठीक है। ये पूर्व और पश्चिम में ये दूरी मापी जाती है, ओके। और ये जो होते हैं ना देशांतर जो होते हैं ये अर्धवृत्त होते हैं, पूरे सर्कल नहीं होते, क्योंकि ये नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल को मिलाते हैं, इसलिए इनको अर्धवृत्त कहा जाता है। जो देशांतर थे वो पूरे के पूरे सर्किल थे, ये आधे सर्किल होते हैं, ठीक है। और इस मेन लाइन से इधर ईस्ट की ओर 180 डिग्री होते हैं, इधर भी इससे दोनों वेस्ट की ओर यहाँ पर भी 180 डिग्री होते हैं। तो 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, तो ये रहेगा। अब आगे देखते हैं तो इनकी विशेषताएं। नंबर 1 बात आती है कि जो ग्रीनिच लाइन है, ग्रीनिच वास्तव में एक जगह का नाम है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर है ग्रीनिच, ये जो मेन लाइन है 0 डिग्री लाइन, ये ग्रीनिच से गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम में है ये, यूके में, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनिच एक स्थान है इंग्लैंड में, तो वहाँ से ये लाइन जाती है। वहाँ पर एक वेधशाला बनाई गई है लंदन में, ग्रीनिच के पास में ही। तो वो आप देख रहे हैं ये वाली, इस बिल्डिंग को रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल इक्वेटर उस पर 0 डिग्री देशांतर पर, प्रधान देशांतर रेखा पर ये स्थित है। तो यहाँ से पूरी दुनिया के लिए मेजरमेंट की जाती है देशांतर के रूप में। ये आप वहाँ का ही एक उस ऑब्जर्वेटरी का इमेज देख रहे हैं कि ऑब्जर्वेटरी में किस प्रकार के टूल लगाए गए हैं। ये आपको और मैं दिखाता हूँ, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं, ये बिल्कुल बीचों बीच से ये जो लाइन है ये है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। इससे इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये 0 डिग्री की लाइन आप देख रहे हैं, इससे कुछ इधर में डिस्टेंस आपको दिखाया गया, जैसे मॉस्को 37 डिग्री ईस्ट है, बर्लिन 13 डिग्री है, एम्स्टर्डम है, ग्रीनिच है, ठीक है। ग्रीनिच का 0 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। इसी प्रकार से ये आपका पेरिस का दिखाया गया है अलग अलग, ठीक है। रोम, इस्तांबुल, बीजिंग, एम्स्टर्डम, एथेंस या सियोल, टोक्यो,
या इंडिया कहिए, या इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ से 82.5 डिग्री, या तो आप ऐसे लिखेंगे ईस्ट आएगा, नॉर्थ नहीं, ठीक है, या ऐसे लिखिए 82.5 डिग्री ईस्ट, तो ऐसे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो इस लाइन से इधर हैं उनके सबके ये वेस्ट में काउंट होंगे, जैसे डबलिन है, जैसे मॉन्टेरियल है, ओटावा है कनाडा की कैपिटल सिटी, शिकागो है मिशिगन झील पर अमेरिका का प्रमुख शहर, न्यूयॉर्क है, मैड्रिड है, वॉशिंगटन है, लिस्बन है, तो ये सब इससे पश्चिम में है। तो ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं 0 डिग्री देशांतर की। अब बात करते हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर है वो किन किन देशों से गुजरती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आता है। तो देखो 0 डिग्री, नंबर 1 तो यहाँ से जाती है इंग्लैंड से, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से। दूसरा ये वाला जो कंट्री है फ्रांस है। तीसरा ये वाला जो कंट्री है ये स्पेन है, स्पेन से जाती है। फिर अफ्रीका में अल्जीरिया से जाती है। इसके साथ साथ माली, ये वाला कंट्री माली है। फिर बुर्किना फासो, और इसके अलावा घाना के पास में ये 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड दोनों मिल जाते हैं, जिसको नल आइलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो आप बताएंगे। इसके बाद ये यहाँ पर एक टोगो, छोटा सा कंट्री ये आप देख रहे हैं, यहाँ से उससे भी ये गुजरती है, उसके थोड़े से हिस्से से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताई दी कि ये काल्पनिक आर्टिफिशियल लाइन होती हैं, जिनको लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड कहा जाता है। ईस्ट वाले को ईस्ट लिखेंगे और वेस्ट में जो होंगी उनको वेस्ट लिखेंगे। मोस्टली ये शब्द यूज होता है। नॉर्मली ईस्ट वाले में, जो इस लाइन से ईस्ट में है, मान लो ये लाइन है 0 डिग्री, तो इससे इधर वाले ईस्ट और इधर वाले जो डिग्रीज हैं वो वेस्ट कहलाएंगे। ओके, तो ये आप इस इमेज से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सभी देशांतर जो है वो, सभी देशांतर आप ध्यान रखेंगे, सभी देशांतर यहाँ नॉर्थ पोल पे और यहाँ साउथ पोल पे आपस में मिल जाते हैं इनके सिरे। और पूर्व की ओर ये 180 होते हैं, पश्चिम की ओर भी 180 होते हैं। दोनों को प्लस कर दोगे तो 180 प्लस 180 कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री, ठीक है। 360 घड़ी का भी जो सर्कल होता है इसमें भी 360 डिग्री ये रहते हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से इक्वेटर से, जैसे मान लो ये इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये जो दूरी है ये लगातार कम होती जाती है। मान लेते हैं कि ये आपकी मेन लाइन है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ये डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर ये डिस्टेंस कम हो गई, यहाँ पर और कम हो गई, और बिल्कुल जैसे ही आप दोनों ही गोलार्धों में इक्वेटर से पोल्स की ओर जाओगे तो दूरी कम होती जाएगी और लास्ट में ये एक पॉइंट पर मिल जाती है, ठीक है, दूरी घटती जाती है। अब बात आती है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो नंबर 1 तो वो मैक्सिमम होती है और ये नॉर्मली 111 किलोमीटर होती है, 111.32 मीटर। इस बात को ध्यान रखेंगे, ओके। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको गोरे शब्द कहा जाता है, गोरे। ये आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और 45 डिग्री अक्षांश पर, 45 डिग्री पर, जैसे ये 30 डिग्री है, इससे आगे 45 डिग्री पर ये दूरी मात्र 111 किलोमीटर नहीं रहेगी, केवल 78 किलोमीटर रह जाएगी, 78.85, यानी राउंड फिगर में आप कहेंगे 79 किलोमीटर। और यदि 90 डिग्री पर यहाँ पर और यहाँ साउथ में कहेंगे तो ये 0 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे जो लॉन्जिट्यूड हैं वो मिल जाएंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको सीखने के लिए। ये आप यहाँ से भी देखिए, आपको थोड़ा सा और यहाँ से बताते हैं। तो ये है 0 डिग्री, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ है, ये साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, ठीक है। इन दोनों पर ये लाइंस आपस में मिल जाती हैं। अब ये आप देख रहे हैं ये 20 डिग्री की रेखा है इधर दोनों ही तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये 111.32 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर ये दूरी लगभग 79 किलोमीटर है और यहाँ पर ये किलोमीटर लगभग
0 है, शून्य है, क्योंकि एक पॉइंट पर ये मिल गए। इसी प्रकार से आप इस डायरेक्शन में देख सकते हैं। और ये इधर जो बढ़ रही हैं रेखाएं, तो इनको सबको ईस्ट कहेंगे और इधर वाली को सबको वेस्ट कहेंगे। तो इन बात को ध्यान रखेंगे। और ये जो बीच का स्थान है इसको कहेंगे गोरे, गोरे हिंदी में कहेंगे गोरे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दो देशांतरों के बीच की दूरी को, दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, देशांतरों का इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें लोकल टाइम का पता चलता है। तो लोकल टाइम मीन्स स्थानीय समय की सूर्य की स्थिति इस टाइम आसमान में कहाँ पर है। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जो ग्रीनविच जो शब्द होता है, ये ग्रीनविच नहीं होता, इसका सही प्रोनाउंसिएशन ग्रीनिच है, ग्रीनिच। ठीक है, ये है इसका सही उच्चारण, ग्रीनिच, ग्रीनविच नहीं, ग्रीनिच। ठीक है, ऐसे ही लॉन्जिट्यूड, तो ये भी आप उच्चारण इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार से टॉपिक आता है देशांतर और टाइम। देशांतर, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, तो इसलिए टाइम में डिफरेंस आता है। क्या आएगा डिफरेंस, तो जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, तो एक रोटेशन को पूरा करने में, ठीक है, एक रोटेशन को पूरा करने में हमारी अर्थ लेती है 24 आवर्स। कितना टाइम लिया, 24 घंटे। डिस्टेंस कितनी कवर की, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को यदि हम 24 से डिवाइड करें तो ये आपका आंसर आएगा 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री, पर हावर में 15 डिग्री को कवर करती है। और यदि हम इसको मिनटों में कन्वर्ट कर लें तो 60 डिग्री कवर, 15 डिग्री को कवर करने में, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री कवर करती है। तो 1 मिनट में उसको 1 डिग्री को पार करने में, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। जैसे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंडिया का वेस्टर्न भाग है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और इंडिया का जो पूर्वी भाग है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, दोनों के टाइम में 2 घंटे का अंतर क्यों होता है। तो आप बताओगे कि ये लगभग 68 डिग्री हो गया, ये लगभग 97 डिग्री हो गया। मोटे तौर पर अगर देखें तो ये डिस्टेंस है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री हो गई, और 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट ले रही है, 4 मिनट। तो 30 डिग्री में कितना मिनट लगेंगे, 120 मिनट। तो 120 मिनट हो गए। ठीक है, 120 मिनट के यदि आप हावर्स बनाओगे, घंटे बनाओगे, तो आंसर कितना आया, 2 हावर्स। ठीक है, 2 घंटे का अंतर हो गया। फिर बाद में आपसे पूछता है कि घड़ियां एक जैसा समय क्यों बताती हैं, तो वो अभी आपको आगे बताऊंगा जब थोड़ा सा इसको और आगे सीख लेते हैं। ठीक है, अब हमारी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए पूर्व के जो देश होंगे उनमें सूर्य उदय पहले होगा, दोपहर भी पहले होगी, और सनसेट भी हमसे पहले होगा, या पहले होगा, ये समझिए। अब सीधी बात यह है कि यदि हम यहाँ से पूर्व की ओर जाएं, क्योंकि वहां पर सनराइज पहले हुआ था, तो इसका मतलब उनका टाइम हमसे आगे होगा, प्लस होगा। तो पूर्व की ओर जाए पर टाइम प्लस होता है, पश्चिम की ओर जाओगे तो टाइम माइनस होगा। किसी भी स्थान से, मान लेते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ से पूर्व की ओर जाऊँ, ईस्ट की ओर जाऊँ, तो वहाँ पहले सनराइज हुआ था, तो टाइम यहाँ पर प्लस होगा। और मैं यहाँ से पश्चिम की ओर जाऊँ तो यहाँ पर टाइम माइनस होगा, कम होगा, पीछे होगा। ठीक है, ग्रीनिच पर यदि दोपहर के 12 बजते हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दिन के 2 बज जाएंगे, और यदि 30 डिग्री पश्चिम में जाएंगे तो वहां पर अभी केवल 10 ही बजेंगे। क्यों, क्योंकि 30 डिग्री को पार करने में हर एक डिग्री को पार करने में लगेगा 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट। अब 2 घंटे का अंतर आएगा। अब मान लेते हैं कि ये ग्रीनिच है। ठीक है, मैं इसी को एक एग्जांपल मान लेता हूँ कि ये ग्रीनिच GMT लाइन है, ग्रीनिच मीन टाइम लाइन। यहाँ पर अभी बजे हैं 12,
और यहाँ से 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री ईस्ट। अब इसमें 2 घंटे आपने प्लस कर दो, तो 2 घंटे प्लस करोगे तो यहाँ पर 2 बजेंगे, ठीक है, 2 PM हो जाएंगे। और यदि इधर करोगे तो यहाँ पर 2 घंटे यहाँ पर आपने माइनस करने, यहाँ आपने प्लस किए थे तो 2 घंटे माइनस करोगे तो यहाँ पर 10 बजेंगे, ठीक है, 10 AM का टाइम होगा 30 डिग्री वेस्ट पर, ठीक है। वो आपको समझ में आ ही गया कि 4 मिनट कहाँ से आई। 360 डिग्री को पार करने में टाइम लेती है 24 घंटे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते तो 1 घंटे में 15 डिग्री पार करती है, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री। तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। अब ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन जो इंग्लैंड के ग्रीनिच से जाती है, इसको हम बोलते हैं GMT, ग्रीनिच मीन टाइम, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसको बोलेंगे ग्रीनिच मीन टाइम, जहां से पूरी दुनिया के टाइम की मेजरमेंट या कैलकुलेशन की जाती है। और भारत का जो टाइम है वो लिया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST से, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST 82.5 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अब आपसे ना बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का टाइम ग्रीनिच टाइम से कितना आगे है। तो देखो यहाँ पर कितना है 0 डिग्री, यहाँ पर कितना है 82 डिग्री। 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लेगी 4 मिनट, ठीक है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, या तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ। 82 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, ठीक है। अब ये कितना है आधा डिग्री, अब इसमें 2 और प्लस कर दो, ठीक है, ओके। तो कितने मिनट हो गए 170 मिनट्स इसने लिए हैं इसमें, ओके। ओके, 2 मिनट इसके हो गए 170 मिनट। अब इसको 170 को 60 से आपने डिवाइड करना है, 60 से, ठीक है। कुछ तो गलती हुई, 4 का 2 गुना 8 हो गया और 8 चौका 32 आएगा, ठीक है, ओके। तो 328 प्लस 2 330 मिनट होंगी, ठीक है, गलत कैलकुलेशन हो गई थी। तो 330, ओके, 330 मिनट है। अब 330 मिनट को हमने डिवाइड करना है 60 से, तो 60 का 5 हो गया 300, ओके। तो बच गए 30, तो 5 घंटे तो कंप्लीट हो गए, 30 मिनट शेष रह जाएंगी। तो हमारा टाइम वहां से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। समझ में आया कि हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे क्यों रहता है। तो ये आपने जो एक्चुअल में डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो ये आपका आंसर आएगा। और हमारी जो IST लाइन है वो गुजरती है 82.5 डिग्री की लाइन से। और आप ये भी कह सकते हो कि इसी को क्यों लिया गया भाई, इसी को हमारी मीन लाइन क्यों बनाया गया। तो इसको मैं आपको आसानी से समझाने के लिए एक शब्द यूज कर लेता हूं। आप देखिए 97 डिग्री हमारा पूर्वी भाग है, 97 डिग्री ईस्ट, और ये वाला भाग है 68 डिग्री। एक बार प्लस करके देख लेते हैं, 165 डिग्री, ठीक है। 7 7 14 1 15 9 और 6 15 1 16। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। दो बार ठीक है, 2 का पढ़ा लिया हमने 16 तक, तो 8 हो गया। फिर ऊपर से ये उतार लिया 5, और 2 का 2 गुना 4, तो 2 आ गया, तो ये रह गया 1। अब ये इसको पूरा करने के लिए हमने पॉइंट लगा के 0 उतारा, तो 82.5 डिग्री आ गया आपका 82.5 डिग्री। तो इसलिए
तो यहाँ के टाइम में हम क्या करते हैं कि इसका टाइम हमसे आगे है, ये आगे है ये टाइम, तो इसलिए इसका 1 घंटा माइनस कर देते हैं, 1 आवर इसका माइनस कर देते हैं, इसमें 1 घंटा प्लस कर देते हैं। तो सारे देश में मान लो यहाँ पर 6 बजे हों, एक्चुअल में यहाँ पर मान लेते हैं कि सुबह 6 बजे हैं, तो यहाँ पर तो एक्चुअल में 7 बज चुके होंगे, वास्तविक में वास्तविक घड़ी 7 बजाएगी, और यहाँ पर वास्तव में बजेंगे 5। आ गया ना, दोनों में 5 में और 7 में 2 घंटे का अंतर आ गया। अब पूरी घड़ियां एक जैसा, घड़ी सबकी एक जैसा टाइम दिखाएंगे, क्यों? तो उसको हमने क्या किया कि हम IST के टाइम को पूरे देश का टाइम मानेंगे, तो इसके घंटे को हमने 1 कम कर दिया, 7 में से 1 कम कर दिया, तो यहाँ कितने बज जाएंगे अब 6 AM, और इसका 1 घंटा हमने प्लस कर दिया, तो इसमें भी 1 घंटा प्लस करेंगे, 1 आवर प्लस करेंगे, तो यहाँ पर भी कितने बज जाएंगे 6 AM हो जाएंगे। तो सब में बराबर टाइम दिखाएगी घड़ियाँ। तो ये हमने किया है। हालांकि इससे थोड़ा सा नुकसान क्या होता है कि जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उसमें एक्चुअल में घड़ी टाइम कुछ दिखाती है और सूर्य की पोजीशन के हिसाब से वहाँ पर एक्चुअल पोजीशन कुछ और होती है, यानी वहाँ पर अर्ली राइज होता है, अर्ली सनसेट हो जाता है, जबकि हमारी घड़ियाँ अभी टाइम वो IST के हिसाब से दर्शाती रहती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में कई बार डिमांड रहती है कि भारत में 2 जो हैं 2 टाइम जोन होने चाहिए। अभी हमारे देश में एक ही टाइम जोन है, वो वहाँ की डिमांड रहती है कि 89 डिग्री 52 मिनट ईस्ट को भारत का एक अलग टाइम जोन बना देना चाहिए, यहाँ से इस वाले हिस्से का एक अलग टाइम बना दो, बाकी के सारे हिस्से का एक अलग टाइम रख दीजिए। ऐसी कभी कभी डिमांड रहती है, लेकिन ऐसा करने से फिर समस्याएं भी बहुत सारी हैं। जब देश में 2 टाइम होंगे तो फिर दोनों का अलग अलग टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि हर देश के अंदर ऐसा ही होता है, बहुत सारे देशों में बहुत सारे टाइम जोन है। आपको बताते हैं, मानक समय एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, जैसे इंडिया का IST माना जाता है, भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री है। मानक समय स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का लिया जाता है IST से 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, वो भारत का मानक समय है। लोकल टाइम अलग होता है, लोकल टाइम का मतलब सूर्य की पोजीशन के अनुसार, और मानक समय यानी आपका देशांतर जो माना गया उसका, और आपकी जो उसके अनुसार जो घड़ी दिखा रही वो मानक समय है। तो इस मानक समय के लिए क्या करते हैं, हम एक ऐसी देशांतर रेखा को चुनते हैं हर कंट्री में जो 15 डिग्री से या 7.5 डिग्री से डिवाइड हो जाए। उसका मतलब क्या होता है, 15 डिग्री होगी तो 1 घंटे का डिफरेंस आएगा, 7.5 होगी तो आधा घंटे का अंतर आएगा। अब यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इनमें 3 टाइम जोन है, 3 टाइम जोन है, ठीक है। रसिया में जिसका जो 165 डिग्री देशांतरों में फैला हुआ, 165 डिग्री, देखिए यहाँ पर है रसिया, ये बहुत बड़ा देश रसिया, ये 165 डिग्रियों में फैला हुआ है, 165 डिग्री 165 डिग्रीज में। तो इनमें 165 डिग्री होने के कारण यहाँ पर 11 टाइम जोन बनाए गए, यानी देश में एक हिस्से में दिन है, एक हिस्से में रात है, एक हिस्से में दोपहर है, एक में मिडनाइट है, कुछ इस प्रकार की कंडीशन इनकी रहती है। 11 टाइम जोन है। और यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी पर 15-15 डिग्री के अंतर पर, यानी 1-1 घंटे के अंतर पर 24 टाइम जोन माने गए हैं। ये आप पूरा मैप देख रहे हैं, पूरा टाइम जोन इसमें माना गया है। और ये आप देखिए इंपॉर्टेंट मैप टाइम जोन के लिए, देखो ये है हमारी मेन लाइन, ग्रीनिच मीन टाइम, जहां से टाइम लिया जाता है, ठीक है, ये है ग्रीनिच लाइन। अब इससे इधर के जितने भी देश हैं यहाँ पर टाइम रहेगा प्लस, और इससे इधर के जितने भी देश हैं इनमें टाइम रहेगा माइनस, ठीक है, यहाँ तक, इन सब कंट्रीज तक यहाँ माइनस में रहेगा। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब समस्या ये आती है कि धरती पूरी तरह से गोलाकार है, यानी एक गोलाब है, लगभग गोल है। अब उस गोल में कहाँ पर मानने की भाई एंड कहाँ है, तो एक तो ये हो गया कि 0 डिग्री से 180 डिग्री, इधर से आप जाओगे तो 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, ये वाली लाइन 180 डिग्री है। उधर से आओगे तो यही लाइन 180 डिग्री
वेस्ट है। तो जहां ये दोनों लाइन मिल गई उस सीधी लाइन को यानी 180 डिग्री लाइन को हमने मान लिया इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री को आईडीएल इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये इधर बैंड क्यों है या ये इधर बैंड क्यों है। तो ये देशों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से की है। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये रसिया का हिस्सा है। अब रसिया में ये वाला जो टाइम है अगर इस लाइन से परे माने तो यहाँ पर अलग दिन हो जाता, तो इसके हिसाब से इसको बैंड किया गया है कंट्रियों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से, ताकि उसका जो हिस्सा 180 डिग्री से आगे है तो उसमें सेम टाइम रहता रहे। तो इसलिए इसको थोड़ा सा या तो 7.5 डिग्री या 15 डिग्री कुछ ऐसा बैंड किया गया है देशों की अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि जब हम इस लाइन को दोनों तरफ से अलग अलग डायरेक्शन में पार करते हैं तो दोनों में दिनों की पोजीशन बदल जाती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ संडे है और यहाँ पर मंडे है। इस लाइन से जस्ट इधर दिन आगे है, इससे जस्ट इधर एक दिन 24 घंटे टाइम पीछे है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जमीन जो है वो जो जमीन का क्या मैं हमारी अर्थ जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, इसलिए टाइम में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम इस इंटरनेशनल डेट लाइन को आईडीएल को पार करते हैं, पूर्व की ओर पार करेंगे तो एक दिन प्लस कर देंगे, एक दिन 1 डे, एक दिन प्लस कर देंगे क्योंकि 24 घंटे का डिफरेंस है। यदि हम पूर्व की ओर गए तो एक दिन प्लस 24 घंटे प्लस, और यदि हम पश्चिम की ओर जाएं, इधर जाएंगे पश्चिम की ओर, तो एक दिन हमने अपने दिन में से माइनस करना पड़ेगा, 1 डे माइनस करोगे 1 डे, यानी अपने पूरा का पूरा बीच में एक दिन छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये लाइन प्रशांत महासागर के बीच में, ये ध्यान रखेंगे, ये पैसिफिक ओशन में है जो धरती पर सबसे बड़ा महासागर है, और ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। समुद्र में ऐसा कुछ आपको नहीं दिखाई देगा, केवल ये एक काल्पनिक लाइन है जो हमने ग्लोब पर या मैप पर बनाई है अपनी सहूलियत के हिसाब से, ताकि हम तिथियों का निर्धारण कर सकें। 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनिच से 180 डिग्री दोनों तरफ, या तो ईस्ट में जाइए या वेस्ट में जाइए, वही सेम पॉइंट आएगा। तो आप 12 टाइम जोन को पार करोगे, 12 इधर, यानी अगर मैं ये कहूँ तो ये आपका एक ग्रीनिच मीन टाइम हो गया, इससे 12 टाइम जोन इधर है और 12 टाइम जोन इधर हैं, तो आप अपोजिट में बिल्कुल वहाँ पहुँच जाएंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो पूर्व की ओर जाने पर घड़ियों को आपने 12 घंटे आगे करना पड़ेगा, पश्चिम की ओर 12 घंटे पीछे करना पड़ेगा, यानी इधर जाओगे तो एक दिन 1 डे। ठीक है, तो आप इसको आगे करेंगे अपनी घड़ियों को, और दूसरी तरफ जाओगे तो आपने पीछे करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता था कि इसके लिए क्या है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 अलग अलग दिवस मिले होने से परेशानी को कम करने के लिए ही इस आइडियल लाइन को 1884 में मानक रेखा माना गया था। वाशिंगटन में एक मीटिंग हुई थी, 1884 की बात है। तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इसका निर्धारण किया गया था 1884 में। ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट जाएं तो वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो दिन प्लस आपने गेन होगा, यानी प्लस होगा, और यदि ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तो आपने एक दिन का लॉस करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका रहेगा, तो ये आप रखिए। और ये भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आइडियल और इक्वेटर कहाँ आपस में मिलती है, तो वो पैसिफिक ओशन में मिलती है। यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी मैंने छोड़े हैं। जो भारत का मानक समय वाला वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 82.5 डिग्री है, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, 330 मिनट को पार करने में 5.5 घंटे। अब वहाँ पर कई बार आपसे ये पूछेगा कि ग्रीनिच पर 12 बजे हैं तो भारत में क्या बजेंगे, या भारत में इतने बजे हैं तो वहाँ पर कितना बजेगा, तो वो 5.5 घंटे का अंतर को आपने प्लस या माइनस जैसा भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप कर लेंगे। इसी प्रकार से ये बोस्टन का पूछा गया है, तो चेन्नई से पूछ रहा है,
तो चेन्नई 80 डिग्री ईस्ट पे है, बोस्टन 71 डिग्री वेस्ट पे है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बोस्टन का देशांतर देख लिया आपने, चेन्नई का देशांतर देख लिया, दोनों को प्लस कर लो, दोनों में डिफरेंस हो गया 151 डिग्री का। और 151 डिग्री को पार करने में टाइम लगेगा, हर एक डिग्री को पार करने में 4 मिनट। तो ये डिफरेंस हो गया 606 मिनट हो गई, 60 से डिवाइड करोगे तो 10 घंटे 4 मिनट आएगा। अब आपने क्या करना, बोस्टन का देशांतर है 71 डिग्री वेस्ट, वहाँ पर 15 मार्च रात के 10 बजे हैं। और चेन्नई जो है वो उसका 80 डिग्री ईस्ट है, तो वहाँ पर टाइम जो है उससे 10 घंटे आगे होगा। तो आप 16 मार्च 8:04 ये आंसर आ जाएगा। तो सीधा आपने देखना है। आप इसको दूसरे तरीके से निकाल लो तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, जीएमटी से पहले उधर का निकालिए, फिर जीएमटी से इधर का निकालिए, दोनों का प्लस माइनस जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। सीधा तरीका आपको ये बता रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका अक्षांश देशांतर और समय से संबंधित इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रैक्टिकल के संदर्भ में भी और जनरल नॉलेज के संदर्भ में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के संदर्भ में भी। यदि फिर भी कोई आपको समस्या रहती है तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे लिख सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।